घर से भागकर शादी करने वाली 15 साल की लड़की हानिया और 25 साल का बिलाल की दर्दनाक सच्ची कहानी। एक बार ये सच्ची कहानी जरूर सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कारोकारी बंद करो के नारे पूरे गांव में गूंज रहे थे और पूरे गांव में एक खौफ का माहौल छाया हुआ था। पूरे शहर की पूरी आवाम ने एक होकर इस चुनिया गांव के असूल और कवायद व जवाबित के खिलाफ ही वर्जिश शुरू कर दी थी, क्योंकि गांव के लोगों में तो इतनी हिम्मत ना थी कि कोई भी वडेरों के बड़े बेटे असगर के खिलाफ कोई आवाज भी उठा सके। वो इंतहाई जालिम और जाहिल आदमी था, जिसे किसी की भी परवाह या किसी की भी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं था। इस शहर से आई आवाम के बड़े लोगों के पीछे एक आम सी लड़की थी, जो इन सब की असल हकीकत पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती थी, क्योंकि ये नया और मॉडर्न दौर है जिसमें कोई पढ़ा लिखा और नए असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हकदार है, ना कि वो पुराना कदीम दौर जैसे कि इस गांव में सभी वडेरों ने जहालत की इंतहा कर रखी थी, जहां कोई लड़का लड़की देखे बिना सोचे समझे कारोकारी की रीत निभाते चली जाती थी। और इसी रीत में कत्ल किए गए हानिया और बिलाल का पूरे 2 दिन बाद जनाजा पढ़ाया गया और सारे गांव के बीच इनकी मैयत रखी गई थी। वो लड़की मीरब उस वक्त ये तो नहीं जानती थी कि हानिया और बिलाल वाकई गुनाहगार थे या फिर मामला इसके बिल्कुल बरअक्स था, और इन वडेरों ने सारे गांव के सामने इनकी मोहब्बत में घर से भागने की झूठी कहानी सुनाई हुई थी। इस सच्चाई को जानने मीरब निकल पड़ी थी और सरेआम गांव में तमाशा कर बैठी थी। एक तरफ तो वडेरों के खानदान वाले घर में ही छुप कर बैठे, दूसरी तरफ अवाम ने इनके घर के सामने धरना डाला हुआ था। एक तरफ इनकी मैयतों को नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद इनकी तदफीन का अमल किया जा रहा था, और मीरब ने ठान रखी थी कि इनके ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ वो शहर से आई लड़की आवाज उठाने के लिए पूरी आवाम के साथ कदम जमा के खड़ी है, जिसके कदम अब ना तो थकने वाले थे और ना ही लड़खड़ाने वाले थे। मीरब के दिल और दिमाग में वही एक मंजर कशी, इन दोनों हानिया और बिलाल के कुछ आखिरी लम्हात बसे हुए थे, जो उसे बराबर से लड़ने की ताकत दे रहे थे। और ये गुस्से में भरी आज इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने अपनी जान की परवाह किए बगैर निकल पड़ी थी। मीरब एक पढ़ी लिखी और समझदार सुलझी हुई लड़की थी, जो अखबारात के कॉलम में रोज जमाने में हुए जुल्म व सितम के खिलाफ अपनी कलम के जरिए लिखती थी। मीरब बहुत ही बहादुर और निडर लड़की थी। 24 साल की उम्र में उसने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रखे थे। इसके पास अपने कलम की वो ताकत थी कि बड़े बड़े दुश्मनों को मात दे रखी थी। इस पर उसके अजीम और आला मियार की हुनरमंदी को हुकूमत ने भी कई अवार्ड से और गोल्ड मेडल से नवाजा था, और आज इतनी कम उम्री में ये इतनी जल्दी कामयाबी की उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जहां एक आम इंसान के लिए जाना नामुमकिन था। और फिर एक रोज उसकी मुलाकात बस के किसी सफर में वहां बैठी हानिया से हुई, और मीरब की कलम की एक नई कहानी का आगाज शुरू हो गया था। हानिया जो बहुत ही बड़ी एक चादर में खुद को छिपाए मुंह ढांपे डरी सहमी बस में बैठी थी, मीरब मुसलसल उसे घूर रही थी। उसकी नजरों में एक अजीब सा खौफ दिखाई दे रहा था, जिस पर मीरब ने उसे बार बार पूछा कि आप ठीक तो हैं, लगता है आपको कोई परेशानी है। मगर हानिया चुप और खामोश बैठी हुई कांप रही थी और उसको नजरअंदाज कर रही थी। और फिर इतनी देर में बस कंडक्टर आया और कहने लगा, बीबी अपना टिकट दिखाएं। वो बारी बारी सबके पास जाने लगा। जो ही वो उस लड़की के पास पहुंचा तो वो जाग पड़ी और रोने लगी कि मेरे पास टिकट नहीं है, प्लीज मुझे यहीं बैठे रहने दे, मैं बहुत मजबूर हूँ और जल्द यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। उसको इतना डरा और घबराया हुआ देखते ही मीरा फौरन बोली, आप इधर आए। और उसने टिकट लेने वाले को अपना तारुफ करवाया और अपना कार्ड दिखाया और कहा, ये लड़की मेरे ही साथ है और आप मुझसे इनके टिकट के जितने भी पैसे हैं ले लें। मीरब ने उस आदमी को तो वहां से भेज दिया था, मगर उसका रवैया अब भी वैसा ही था। वो चुप खामोश बैठी कांप रही थी और मीरब ने मुसलसल इससे बातचीत करने की कोशिश जारी रखी, मगर उस सहमी हुई लड़की ने कोई जवाब तक ना दिया। और फिर वो हुआ जिसका ख्याल और सोच भी मीरब के दिमाग में बिल्कुल ना थी। हानिया डरी सहमी बैठी कांप रही थी कि इतनी देर में बस रुक गई और अड्डा आ गया था। मीरब अपना सामान लिए उतर ही रही थी कि हानिया खामोश बैठी रही और न जाने कहां खोई हुई थी। मगर जो ही मीरब ने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे बस से उतारा और अपने साथ घसीट कर ले गई, और अड्डे से थोड़ी दूर ले जाकर उसने उस लड़की का हाथ छोड़ा और कहा कि तुम बताती क्यों नहीं हो, कौन हो तुम, कहां से आई हो और आखिर तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या हुआ है कि जो तुम्हारी यह हालत हुई है। उसकी बात सुनकर जैसे ही हानिया ने
जल्दी से अपने चेहरे से चादर हटाई तो मीरब देखती ही दंग रह गई कि वो लड़की हानिया जो सिर्फ 15 बरस की नजर आ रही थी। मीरब तो चौंक पड़ी थी, उसे लगा था इस बड़ी अच्छी चादर में छुपी कोई नौजवान लड़की या फिर कोई बड़ी उम्र की औरत होगी, मगर ये कम उम्र लड़की कौन थी? मीरब की छठी हिस्स ने उससे पहले ही चौंकना शुरू कर दिया था कि यहाँ जरूर कोई तो गड़बड़ है और इस लड़की के साथ जरूर कुछ तो हुआ है। मीरब अपने साथ उसे शहर के होटल में ले आई थी जहाँ मीरब काम के सिलसिले में कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए आई थी और अब इसके साथ यहाँ इस होटल में डरी सहमी वही लड़की मौजूद थी और सब कुछ बिल्कुल बदल गया था। अब तक तो हानिया डरे सहमे हुए माहौल में थी, मगर अब मीरब के साथ हानिया बिल्कुल महफूज थी और मीरब ने पहले तो कमरे में आते ही हानिया को तसल्ली दी और उसे एक सोफे पर बिठाया और उसे पानी पिलाया और तसल्ली दी और कुछ देर आराम करने को कहा। हानिया आराम करने के लिए लेट गई और कुछ ही देर में हानिया की आंख लग गई थी और वो सो चुकी थी और मीरब इसके बारे में बहुत ही फिक्रमंद होने लगी थी। फिर मीरब थोड़ा सुकून महसूस करने लगी थी तो वो अपने नए प्रोजेक्ट की तैयारी में लगी हुई थी। उसे आज रात किसी से बातचीत करनी थी, इसके बारे में मालूमात के लिए वहाँ वो किसी तकरीर में जाने लगी थी। रात के 7 बजते ही वो तैयार होने लगी थी कि अचानक मीरब के कानों में चीख की पुकार सुनाई दी तो वो भी चौंक पड़ी थी। उसने मुड़कर देखा तो हानिया अपने बिस्तर पर उठी बैठी थी, शायद उसने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। मीरब उसके पास जाकर बैठ गई थी और उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिए बैठी और उसे तसल्ली देने लगी। डरी सहमी कांपती हुई हानिया सिर्फ बिलाल बिलाल का नाम लेकर घबराने लगी थी और बोली, उससे बचा लो, वो लोग उसे मार डालेंगे, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मीरब बेहद फिक्रमंद हो जा रही थी कि कौन बिलाल, आखिर ये लड़की किस बिलाल की बात कर रही है, कौन है ये बिलाल और कौन है वो लोग जो उसे मार डालेंगे। आखिर ये सब हो क्या रहा था? मीरब के अंदर एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। जब से मीरब इस लड़की से मिली थी और फिर मीरब ने फिलहाल हानिया को तसल्ली दी, उसे सुकून के लिए एक नींद की गोली देकर कुछ देर आराम करने को कहा और कुछ देर बाद जब वो लड़की हानिया सो गई तो मीरब फौरन ही वहां से अपने काम के लिए निकल पड़ी थी और मीरब जिस आदमी से आज मिलने जा रही थी उसका ये कारनामा अभी तक उसने किसी को नहीं बताया था कि वो उस आदमी के खिलाफ क्या करने जा रही थी और उससे मिलने यहाँ किस गर्ज से आई थी। हर बार की तरह सिर्फ मीरब ही जानती थी कि वो बहाने से किस तरह लोगों की इंटरव्यू लेती थी और फिर इन्हें अपने कलम के जरिए किस तरह सबके रूबरू करती आई थी, क्योंकि मीरब हर बार अपनी पहचान छुपा कर बड़े बड़े मशहूर व मारूफ हस्तियों से मिलती थी और फिर उसका अगला कदम उनके जुल्म व सितम और उनकी खौफनाक हकीकत को लोगों के सामने लाती थी। और इस तरह मीरब ने अपना काम शुरू किया और वो चल पड़ी थी अपनी नई मंजिल की जानिब और आज वो उस बड़ी और आलिशान तकरीब में गांव के कुछ जागीरदार और वडेरों से मिलने जा रही थी। ये वो लोग थे जो अपने गांव में तो हुकूमत करते ही थे और मुल्क के बड़े बड़े शहरों में भी इन्हें मेहमान नवाजी के लिए खास मकसद से बुलाया जाता था, क्योंकि ये तो सभी जानते थे कि सियासत से जुड़ा हर बड़ा आदमी बहुत ही नाम रखता है, फिर चाहे वो आदमी शहर का बड़ा रईस हो या फिर गांव देहात में हुकूमत करने वाला कोई बड़ा जागीरदार और वडेरा। मीरब आज चूनिया गांव के सबसे बड़े खानदानी रईस और अमीर जागीरदार वडेरों का इंटरव्यू लेने जा रही थी। वो लोग बड़े ही खुश इखलाकी तौर तरीके से मीरब से रूबरू हुए और फिर इन्हें अपने मुंह से ही अपनी तारीफों के पुल बांधने लगे, जिसका मीरब के किरदार पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ऐसे खतरनाक लोग दोहरी शख्सियत रखते हैं और लोगों के सामने अपना म्यार बरकरार रखते हैं और यही वो लोग हैं जो गरीब और मस्कीन बेसहारा लोगों पर जुल्म व सितम करके उन पर अपना राज चलाते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद मीरब ने अपना वार किया और कहा, सुना है आज भी आपके गांव में कारोकारी का सिलसिला जारी है। जहां पर वो लोग उसकी बात सुनते ही डर से गए थे और घबराने लगे, मगर कुछ ही देर में वो लोग जोर से हंसकर जवाब देने लगे कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने मैडम, और ये सब करना तो हमारी शान है और इसकी वजह से ही गांव का माहौल और दौर आज भी इन शहर की जिंदगियों से बहुत ही मुख्तलिफ है। मगर क्यों? मीरब ने यकदम ही कहा, जबकि ये सब तो कहते हैं हमारा मानना था कि जहालत की इंतहा का दूसरा नाम है और आप लोग आज भी ये सब। इस पर वो लोग कहने लगे, मैडम ये सब तो हमारा रिवाज है और हमारी चली आई बहुत ही पुरानी रीत है, हमारे पुरखों के जमाने से चली आई है और अगर हम इस रीत पर अमल ना करें तो आप नहीं जानती मैडम की शहर के लोगों की तरह हमारे गांव देहात के लोगों को भी शहर के पंछियों की हवा लग जाएगी और फिर गांव देहात से हमेशा के लिए शर्म हया मिट जाएगी और ये सब हम जब तक जिंदा रहेंगे हमें ये सब गवारा हरगिज नहीं होगा। और आप लोगों का क्या है, आप लोग पढ़े लिखे हो और आप लोगों के लिए तो शर्म हया कोई भी मायने नहीं रखती। हमारे
हमारे गांव में किसी की इतनी मजाल नहीं कि कोई लड़का और लड़की सरेआम ये शर्मनाक काम करें, और अगर किसी की इतनी मजाल हो तो हम लोग कारोकारी कर गुजरते हैं। हम लोग ऐसा करने में जरा भी नहीं कतराते। इस पर मीरब ने कहा, फिर चाहे उस लड़के या लड़की का ताल्लुक आपके अपने ही खानदान से ही क्यों ना हो, आप लोग जब भी उस कारोकारी के सिलसिले को बरकरार रखेंगे या नहीं? आपकी ये सारी बातें आपके बेटे या पोते या भाई या किसी भी रिश्तेदार के लिए यूं ही धड़ी की धड़ी रह जाएंगी? अरे मैडम, ऐसा आप सोच रही हैं, ऐसा हरगिज नहीं है, और बहुत ही जल्द आपको इस बात का हम मुंह बोलता सबूत देंगे। क्योंकि मीरब ये सब सुनते ही हैरत ज़दा थी और वो सारी मालूमात को अपने कलम के जरिए अपने पास रिकॉर्ड करके वहां से उनसे रुखसती लेकर चल पड़ी थी और अपने होटल की तरफ रवाना हुई। उसके दिमाग में फौरन ही वहां मौजूद उस कम उम्र लड़की हानिया का ख्याल आया, तो वो फौरन ही दौड़कर अपने कमरे में गई। तो वहां मौजूद हानिया अब भी नींद से बेदार हुई, डरी सहमी सिर्फ बिलाल का नाम पुकार रही थी। उसे बचा लो, वो लोग उसे मार देंगे, वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर वो बिलाल है कौन? देखो लड़की, घबराओ नहीं, तुम यहाँ मेरे साथ बिल्कुल महफूज हो। यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा और तुम मुझे अपनी दोस्त, अपनी बहन, अपना कोई भी रिश्ता मानकर बिल्कुल बेफिक्र होकर मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम क्यों परेशान हो। कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें इस तरह मुसलसल तंग कर रही है कि तुम अपने आप में नहीं हो? इस पर घबराते हुए, डरते हुए हानिया ने लड़खड़ाती जुबान से मीरब को बताया कि मैं अपने घर से भागी हुई वो लड़की हूँ जो यहाँ एक 25 साला नौजवान के साथ भाग कर आई थी, और हम दोनों ने निकाह की ख्वाहिश की थी, मगर ये भी सिर्फ हमारी मजबूरी ही थी, वरना ऐसा कदम हम हरगिज नहीं उठाते। क्योंकि वो चुप हो गई थी। बस इतना ही बताया कि उसे फिर से डरने और घबराने की वजह से वो मुसलसल कांप रही थी। मीरब समझ गई थी कि वो लड़की जिस नौजवान की बात कर रही है वो जरूर बिलाल ही है। और ये सब कहाँ से शुरू हुआ? तुम्हारे गाँव का क्या नाम है? तुम किस गाँव से आई हो? मीरब मुसलसल सवाल पर सवाल कर रही थी और हानिया उसको कुछ बताने से कासिर थी। इतनी देर में उस होटल में एक हलचल सी मच गई थी और दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मीरब भी पूरी तरह डर गई थी। भला ये सब क्या हो रहा था? मीरब हानिया को चादर में छुपाकर वॉशरूम में बंद करने लगी थी। शायद मीरब का दिमाग काम कर रहा था। वो जानती थी कि इस होटल में इस तरह घुसने वाले लोग कौन हैं, क्योंकि वो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़की थी। और फिर आधा सच तो हानिया बता चुकी थी। इतनी ही देर में दरवाजा बजता ही रहा था और मीरब ने जाकर घबराते हुए जो ही दरवाजा खोला तो पता चला कुछ अजीबोगरीब हुलिया के गुंडे जैसे लोग थे जो अंदर घुसते ही चारों तरफ से किसी को तलाश कर रहे थे। वो लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने ही वाले थे कि अचानक हानिया खुद बाहर आ गई और हाथ जोड़े हानिया बोली कि मुझे मार डालो, मगर अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को बिलाल बेकसूर है, उसे कुछ मत करना। मगर वो जालिम लोग मीरब के देखते ही देखते हानिया को उठाकर ले गए थे और मीरब इनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। वो लोग हानिया को गाड़ी में डालकर वहां से ले जा रहे थे और मीरब ने उनकी गाड़ी का पीछा किया तो वो भी उन लोगों के साथ ही वहां आ पहुंची थी। शहर से कुछ दूर की दूरी पर एक सुनसान जगह थी जहां सिर्फ जंगल सा लग रहा था। उन लोगों की गाड़ी वहां रुक गई थी और हानिया को गाड़ी से घसीट कर उतारा गया और मीरब की तो आंखें फटी की फटी ही रह गई थी कि एक तरफ हानिया खड़ी थी तो सामने ही एक 25 साला नौजवान खड़ा था जो उस तरफ नजरें झुकाए खड़ा था। उसकी ये मायूस आंखें चींक चींक कर कह रही थी कि वो दोनों ही बेकसूर हैं। मगर इन जालिम लोगों के बीच आने वाला ये एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसे देखते ही मीरब हैरत ज़दा रह गई थी, क्योंकि देखते ही देखते कुछ ही देर में वहां वो मंजर पेश आया कि जो भी देखता उसके रोंगटे खड़े हो जाते। वहां खड़ी मीरब ने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा उसकी रूह ही लरस गई। कुछ ही देर में तलवार के जरिए दोनों को ही मार दिया गया और हाथ बंधे हुए हानि और बिलाल वहीं खड़े खड़े जमीन पर जा गिरे और कुछ ही देर में वहीं दम तोड़ गए थे। उस जालिम आदमी जिसने उन दोनों का कत्ल किया था वो खड़े खड़े उन लोगों को इशारा करने लगा और उन दोनों की मुर्दा जिस्म को गाड़ी में उठाकर इन लोगों ने डाला और फौरन हुक्म दिया गया कि इन लोगों को चुनिया की तरफ ले चलो। वो लोग वहां से अपनी गाड़ी ले चले थे और मीरब वही कांपती रह गई थी। वो जुल्म की वो इंतहा देख चुकी थी कि उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मगर वक्त रहते मीरब ने हिम्मत करके वो काम कर दिखाया था कि वो उन लोगों को बचा तो नहीं सकी थी, मगर जब उसने अपना पुलिस में बयान दिया और मीडिया के जरिए अपना चेहरा, अपनी पहचान लिए सबके सामने आई तो हर किसी ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि उसके अखबारात में शाये होने वाले कलम ने तो पहले ही लोगों में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की नई तहरीक चला रखी थी। उसने मीडिया के जरिए उस शहर के तमाम अवाम को इकट्ठा किया और सभी लोगों ने यकजा होकर गांव की तरफ रवानगी पकड़ी और मीरब
उन लोगों के साथ धरना डाले वहीं बैठी थी, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक दोनों ही लाशों को छुपा कर रखा गया था। मगर अवाम ने एक ना सुनी और दोनों ही लाशों को वहां लाने की मांग रखी। तब थक हार कर उन लोगों ने दोनों ही लाशों को वहां भेज दिया और फिर उनकी नमाज जनाजा के बाद उन जालिम लोगों ने एक झूठी कहानी धरी। मगर गांव के लोग तो बहुत ही डरे और सहमे हुए थे और हर किसी को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए कोई अपना मुंह ना खोल सका। और फिर मीरब ने अपने शहर की आवाम के साथ मिलकर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, जिसमें उसने आवाज उठाई, नारे लगाए कि कारोकारी बंद करो, अब ये हरगिज नहीं होगा। इस पर पाबंदी लगाई जाए और इस तरह चुनिया गांव का ये मंजर सारी मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने आम हो गया था। मगर इन वडेरों की और जागीरदारों की ताकतें रंग ला रही थी। उन्होंने एक ऐसी कहानी धरी कि सभी लोग हिल गए थे। इनका कहना था कि कई सालों पहले हानिया नामी इस बच्ची का बाप इन्हीं के हवेली में एक नौकर था, जो बहुत ही गरीब और मस्कीन आदमी था। उसे अचानक कैंसर हो गया था और उसकी बीवी तो पहले ही हानिया की पैदाइश के वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। जब से ही उस नौकर रशीद ने अपनी बीमारी का सुना था तो वो जान गया था कि उसे जल्दी मरना है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तब अपनी बेटी हानिया को सिर्फ जो 3 साल की थी, उसे उस हवेली के सबसे बड़े बेटे एक जागीरदार को सौंप दिया था और फिर उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उस जागीरदार ने खुशी खुशी ले ली थी, क्योंकि वो बे औलाद था। और फिर उस हानिया की परवरिश उसी घर में हुई। मगर जब जाते जाते मरते वक्त हानिया का बाप कह कर गया था कि उसे कभी इस हवेली से दूर ना रखना, और इस बात को पूरा करने के लिए उस आदमी ने अपने ही भाई के लड़के से उस हानिया का निकाह करने का सोचा कि घर की बात घर में ही रहेगी। बस इतना फर्क था कि हानिया की उम्र उस वक्त 13 वर्ष थी और उस आदमी की उम्र 35 साल थी। मगर इन जागीरदारों और वडेरों में उम्र का तकाजा कोई मायने नहीं रखता और ये लोग कम उम्र लड़कियों को भी अधीर उम्र के आदमियों से ब्याह देते हैं। और ठीक इसी तरह ये सब तय पाया। और जब हानिया का बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया तो इसकी वसीयत के मुताबिक उसकी ज़बान पूरी करने के लिए जागीरदार ने उसकी शादी करने का सोचा। हानिया की शादी के दिन शुरू हो गए थे, मगर हानिया तब एक नौकर के बेटे की इश्क में पड़ गई और उस लड़के ने भला फसला कर उसे अपने इश्क मोहब्बत की बातों में फंसाकर उसे वहां से सारी दौलत पैसा लेकर वहां से भागने का इरादा किया। और हानिया उस नौजवान की बातों में आकर अपने ही घर से चोरी करके बिलाल के साथ घर से भाग निकली। और फिर जब हवेली वालों को, गांव वालों को इस खबर की भनक लगी तो तूफान आ गया और सारे गांव वाले इन जागीरदारों और वडेरों की इज्जत पर थू थू करने लगे। और इन लोगों ने अब सवाल उठाया कि क्या अब भी कारोकारी की जाएगी, जबकि बात अब खुद इस खानदान की है, क्योंकि इन्हीं के खानदान की लड़की आज भाग निकली है। और फिर इस बात पर जागीरदारों की आंखों में खून उतर आया और उन लोगों ने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग पीछे नहीं हटेंगे और आज भी ये कारोकारी करेंगे, फिर चाहे बात इनकी अपनी इज्जत पर ही क्यों ना हो। इनके ही खानदान की लड़की किसी गैर लड़के के साथ घर से भागी क्यों ना हो, ये लोग दोनों को ही जिंदा जला देंगे या इन्हें कत्ल कर देंगे। और वही कुछ मीरब की आंखों के सामने हुआ। मगर क्या ये सब सच था? मीरब का दिल इस बात को मानने के लिए हरगिज तैयार ना था और मीरब ने इस कारोकारी जैसी रीत को खत्म करने पर सख्ती से आवाज उठानी शुरू कर दी थी। रोज अखबार के हर कॉलम में उस कारोकारी रीत रिवाज के किस्से ये अपने कलम के जरिए शाये करती जा रही थी और हर किस्से में लड़के और लड़की कसूरवार नहीं होते थे। यह हर वक्त लाजिम नहीं था कि हर बार गुनाहगार लड़का और लड़की ही हो और फिर बंदे को कोई हक नहीं बनता कि वो कुदरत के मामलों में इस तरह दखल अंदाजी करे, किसी की मौत जिंदगी का फैसला अपने हाथों से करे। ये जागीरदार और वडेरे आखिर कौन होते हैं मासूम जानों को कुर्बान करने वाले? आज मीरब के साथ इस शहर की पूरी आवाम थी और दूसरी जानिब गांव के डरे सहमे खौफ से कांपते हुए घरों में कोने में बैठे गांव के मासूम लोग, जो जानते थे कि कहीं ना कहीं बिलाल और हानिया भी बेकसूर हैं, मगर चुप खामोश उनके डर को साफ जाहिर कर रही थी। और फिर मीरब ने सख्ती से कह दिया था कि वो धरना जब तक खत्म नहीं करेगी, जब तक इन गुनाहगारों को सजा नहीं दिलाएगी और वो जुल्म नहीं होने देगी। जुल्म की इंतहा को हम सबको मिलकर ही अपनी आवाज उठाकर खत्म करना होगा। निकलो बाहर, आओ बाहर, बहादुर बनो, आज सिर्फ 2 जाने कहीं हैं, कल को न जाने और कितने लोग मारे जाएंगे। इस कारोकारी की आड़ में कितने बेगुनाह लोग जान से मारे जाएंगे। मीरब की तकरीरों में रोज वो कड़कती आवाज होती थी कि उसके अल्फाज सिर्फ उस मंजर कशी को सबके सामने बयान कर देते थे जैसे वो सब अपनी आंखों से इन दोनों को कत्ल होता हुआ देखती आई थी। फिर आखिरकार जोरदार दिल दहला देने वाली तकरीरों ने एक दिन मीरब ने कुछ ऐसा ही किया कि पूरे गांव पर क़यामत टूट पड़ी थी। मीरब की कड़कती आवाज ने एक ऐसा दिल दहला कर रख दिया था कि किसी का सब्र टूट चुका था। इन बंद घरों में से एक दिन एक शख्स निकला और आकर मीरब के रूबरू खड़ा हो गया। वो अली था, जो खुद को बिलाल का बचपन का दोस्त बता रहा था। पिछले कुछ दिनों से
वो गहरे सदमे में था। बिलाल की मौत की खबर सुनते ही उसे जहनी दबाव के एक गहरे सदमे में ला खड़ा किया था, मगर जब उसका ये सदमा टूटा तो अपने दोस्त के साथ होते हुए जुल्म के खिलाफ जाने के लिए मीरब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होने के लिए घर से बाहर निकल आया था। सब लोग घरों में सुन रहे थे और मीडिया वाले कैमरे के जरिए सबको बराह रास्त बता रहे थे, जिसमें अली ने बताया कि बिलाल और हानिया बिल्कुल बेकसूर थे, क्योंकि हानिया ही इस गांव के असल जागीरदार की इकलौती बेटी थी। जब पैदा हुई तो उसकी माँ उसे छोड़ गई थी, मगर वो जागीरदार अपने तायाजाद भाई को अपनी बच्ची नहीं देना चाहता था। मगर एक रात वो जागीरदार सोया का सोया रह गया और ये बात सारे गांव से छुपा ली कि इसकी एक बेटी भी है और इसकी मौत एक दिल का दौरा थी। कहकर झूठी वसीयत बनाकर सब कुछ इस जागीरदार के तायाजाद भाई ने हड़प लिया था और पूरे गांव पर इसकी हुकूमत का दौर शुरू हुआ था। और फिर इसी तरह इसके पूरे खानदान एक गांव वालों पर जुल्म व सितम जारी रखे। और इसी तरह जब हानिया 3 साल की हुई तो इस जागीरदार की बीवी ने ये झूठी खबर गांव में फैलाई और बच्ची गोद लेने का ढोंग किया। और फिर वो सब लोग जानते थे कि हानिया के 15 बरस होने पर सारी दौलत और हवेली और वो सब कुछ उसके नाम हो जाएगी, इसके बाप की वसीयत के तहत। तब उस जागीरदार के खानदान ने ये खेल खेला और हानिया की शादी का चक्कर अपने खानदान के एक शख्स से चलाया। और फिर ये बात आहिस्ता आहिस्ता जब हानिया को मालूम हुई तो उस दौरान हानिया की मदद वहीं के एक नौकर के बेटे बिलाल ने की और उसे शादी से बचाने के लिए इस हवेली से भगाने का इरादा किया। पर बिलाल बेचारा अनजान था कि उसके साथ ये मदद की नई दौर कहाँ ले जाएगी और हानिया ने अपनी दौलत और जायदाद को संभालने के लिए इसके मुसीबत में काम आने वाले बिलाल से निकाह का इरादा किया था। मगर बिलाल ने साफ इनकार कर दिया था कि वो निकाह नहीं करेगा, सिर्फ उसे यहाँ से भगाने में जरूर उसकी मदद करेगा। और फिर एक रात बिलाल और हानिया इस हवेली से चोरी छुपे भाग रहे थे कि इसके बाप ने हानिया और बिलाल को रंगे हाथों पकड़ लिया था, मगर सबकी नजरों में धूल झोंक कर वो भाग निकले थे। मगर इन जालिम लोगों ने इनकी तलाश जारी रखी, क्योंकि वो जानते थे कि हानिया सब कुछ जानती है और वो सारे गांव और सबके सामने किसी भी वक्त इस हकीकत का राज फाश कर देगी। और इसी वजह से इन लोगों ने सबसे पहले उन लोगों को तलाश किया और फिर भी बिलाल ने हानिया को एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया था और खुद बेचारे इन जालिम लोगों की कैद में आ गया था। और जिस दिन हानिया की मुलाकात मीरब से हुई थी तब उन लोगों ने मीरब का पीछा किया और हानिया का पता मालूम कर लिया था और वो लोग जानते थे कि मीरब के पास ही हानिया मौजूद है। मीरब इनसे इंटरव्यू लेने आई थी, तभी उन्होंने मुंह बोलता सबूत देने की बात की थी और झूठी कहानी धर के हानिया को फौरन ही वहां से पकड़ लिया और फिर दोनों पर एक झूठी कहानी धर के दोनों को ही कारोकारी की आड़ में कत्ल कर डाला। और दुआ और कुदरत ने मीरब को उन तक पहुंचा दिया और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। और आज मीरब और शहर की सारी आवाम खड़ी है और गांव वाले भी अली की आवाज पर एक एक करके घर से निकल आए थे और सभी ने मिलकर वो हंगामा शुरू किया। वो तूफान उठा कि सारी हवेली के लोगों पर आसमान ही टूट पड़ा था, खासकर उस जागीरदार पर जिसने सालों पहले हानिया के बाप को खाने में जहर देकर मार डाला था और आज हानिया और बिलाल को भी उसने ही कत्ल किया और अपना गुनाह झूठी कहानी के पीछे कारोकारी की आड़ में छुपाना चाहा। मगर कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब तक ढील छोड़ दी है, फिर जब रस्सी खींचती है तो सब कुछ हिला कर रख देती है। और इसी तरह मीरब ने फिर से अपनी कलम और खुद जुल्म के खिलाफ खड़े होकर इन दोनों के गुनाहगारों को सजा दिलवाई और पुलिस ने सबके सामने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और फिर कोर्ट से भी इल्तजा करके इन्हें सख्त से सख्त सजा देने की कोशिश की गई और कोर्ट ने भी इन दोनों के गुनाहगार को फांसी की सजा सुना दी। और इस तरह ये जुल्म की दास्तान मीरब के कलम के जरिए अपने इख्तिताम की तरफ पहुंची और मीरब को गोल्ड मेडल देकर इसकी कामयाबी को सराहा गया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।